हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है। तो प्रायोरिटी इज द नंबर एसोसिएटेड विथ ईच प्रोसेस। जैसे हम हर एक प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर अटैच कर सकते हैं। तो जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, हाईएस्ट लोएस्ट मतलब हम क्या कर सकते हैं, सीपीयू इज एलोकेटेड विद द प्रोसेस विच इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब जो नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, तो रैंकिंग टाइप का हो गया। जैसे हमारा क्लास में फर्स्ट रैंक आता है मतलब वो सबसे बेस्ट रैंकिंग है, तो इसी तरह से स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। और इसमें दो टाइप हो सकता है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। देन एसजेएफ इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हमारा क्या है, जिसका बर्स्ट टाइम कम है वो हमारा प्रायोरिटी बन जाता है। बट इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको सीपीयू का बर्स्ट टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं की स्टारवेशन। की लो प्रायोरिटी प्रोसेस दे नेवर गेट एग्जीक्यूटेड। देन इसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं कि एजिंग। एजिंग से क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो एवरी 5 सेकेंड में इसका जो प्रायोरिटी है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होता था उस टाइम पर ये प्रायोरिटी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया था एक बार। तो जब वो कंप्यूटर को पूरा बंद किया तो पता चला एक प्रोसेस वहां पे ऐसा मिला जो 2 साल पहले सबमिट किया था, लेकिन उसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा थी, इसके लिए वो प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। उससे जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस थे वो एग्जीक्यूट हो रहे थे, बट ये प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो इसके लिए हम एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जहां पर जैसे ही प्रोसेस का टाइम ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो प्रायोरिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो प्रोसेस 48 आवर्स में एग्जीक्यूट हो जाए। अब हम देखेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम एक वो जो एंटायर टाइम है उसको हम छोटे छोटे टाइम स्लाइस में डिवाइड कर देंगे, 1 1 सेकेंड या 2 2 सेकेंड्स के। और फिर ये जो टाइम स्लाइस है ये हम प्रोसेस को दे सकते हैं। तो हर एक प्रोसेस ये पर्टिकुलर टाइम स्लाइस तक एग्जीक्यूट होगा, फिर ये ऑटोमेटिक स्वाइप आउट हो जाएगा और दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर वो स्वाइप आउट हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर वो भी मेमोरी से स्वाइप आउट हो जाएगा, फिर चौथा, फिर वो स्वाइप आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो पहला प्रोसेस है P1 वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से वापस एक एक करके लाइन से सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। तो ये हम टाइम क्वांटम डिसाइड कर सकते हैं, इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से लार्ज फीफो टाइप का दिखता है, और हम क्यू को क्वांटम को स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं राउंड रॉबिन का। यहाँ पे हमारे पास है प्रोसेस P1 P2 P3 एंड P4, और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो भी दिया हुआ है 53 17 68 एंड 24। और हमने यहाँ पे टाइम स्लाइस को लिया है 20 सेकेंड्स, मतलब हमारा टाइम क्वांटम है 20 सेकेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से गैंट चार्ट बनाएंगे। पहले हमारा प्रोसेस है P1, ये 20 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर इसको हम मेमोरी से बाहर निकाल देंगे, फिर हमारा P2 एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि इसका टाइम ही 17 सेकेंड्स है तो ये 37 पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा प्रोसेस P3, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा 20 सेकेंड्स के लिए, फिर इसको हम स्वाइप आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें रिमेनिंग टाइम लिखते जाना है। जैसे हमने इसको 20 सेकेंड्स माइनस कर दिए तो अब इसका रिमेनिंग टाइम है 33 सेकेंड्स। ये तो -17 होके 0 हो गया, इसका -20 करके ये हो गया 48 सेकेंड्स। अब हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये P4 20 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अब इसका रिमेनिंग टाइम है 4 सेकेंड्स। अब हम वापस P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, तो जैसे हम इसे 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 13। ये तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे P3, सो P3 को हम 20 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसका रिमेनिंग टाइम रह जाएगा 18 सेकेंड्स। सॉरी, रिमेनिंग टाइम हो जाएगा 28 सेकेंड्स। अब हम P4
4 को एग्जीक्यूट करेंगे 4 सेकेंड्स के लिए, तो ये -4 कर दिया, ये भी 0 हो गया। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे P1 को 13 सेकेंड्स के लिए, तो ये 13 एग्जीक्यूट करने के बाद ये भी 0 हो गया। P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम P3 एंड P3, तो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स एग्जीक्यूट करेंगे, फिर रिमेनिंग जो 8 सेकेंड्स है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा गैंट चार्ट रेडी हो जाएगा। अब इसमें हमें वेटिंग टाइम नहीं देखना है, इसमें हमें देखना है रिस्पॉन्स टाइम, मतलब हर एक प्रोसेस को कितने मिनट्स के बाद या कितने सेकेंड्स के बाद पहला रिस्पॉन्स मिला। तो जो हमें इसमें रिस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करना है इंस्टेड ऑफ एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। यहाँ पर अगर हम रिस्पॉन्स टाइम देखें तो फर्स्ट प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम है P1 का है 0, बिकॉज ये इनिशियली एग्जीक्यूट हो गया। प्रोसेस P2 ये 20 में एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया 20। P3 हमारा 37 पे एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया 37। और P4 हुआ है 57 पे एग्जीक्यूट। तो हमको क्या करना है, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करना है, हमें एवरेज रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप राउंड रिव्यूइंग वाज इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं टाइम क्वांटम एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है कि जब हम एक प्रोसेस को स्वाइप आउट करते हैं और दूसरे प्रोसेस को स्वाइप इन करते हैं, तो वो जो टाइम हमें लगता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो ये टाइम का ओवरहेड यहाँ पर आ जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम का, और इस वजह से हमें हमारा जो एक्चुअल टाइम है उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर हमारा 4 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 162 सेकेंड्स, तो इसके बदले में हमें ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज हमने जितनी बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब हमने कितनी बार एक प्रोसेस को रिमूव किया दूसरे को डाला, तो सब कुछ हमें 1 सेकेंड लगता है फॉर ईच कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 162 प्लस 10 ये हो जाएगा 172। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 172 सेकेंड्स। इस तरह से हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टी लेवल क्यू हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।